नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि हमने बताया था कि एक लेक्चर में हमने पूरा का पूरा अब डिस्कस कर लिया है क्या बैकग्राउंड, आर्द्र भूमि का, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, और उससे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैंने उस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 100% आएंगे और साइड भी आप देखते चलिए और क्या कहते हैं समझते चलिए, क्योंकि साइड बहुत इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में रामसार स्थल कहाँ पे है, भारत में आर्द्र भूमियों की स्थिति, ये हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। इसके पहले इसका पूरा बैकग्राउंड हो चुका है, तो आइए देखते हैं। जैसे उड़ीसा में रामसार स्थल की बात कर रहे हैं, तो इस सबसे पहला स्थल है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। स्टाम्प पेपर पे लिख के कहो तो दे दूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चिल्का भारत की लिख सकते हैं ऐसे, चिल्का भारत की सबसे बड़ा, या चिल्का भारत का सबसे बड़ा, विश्व की दूसरी और खारे पानी का लैगून अनूप झील है। ठीक, क्या है? चिल्का भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून अनूप झील है और विश्व में दूसरे स्थान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये जरूर जानिए आप। उसके बाद इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा, जैसे कि मैप में बता रहे हैं। उड़ीसा में चिल्का कहाँ पे है, तो चिल्का ये बना रखा है उन्होंने। ठीक है, ये और एक बात बता दें कि जो आपकी विषुवत रेखा है वो उधर से निकलती दिखाई दे रही है आपको। नहीं, 19 लैटिट्यूड है वो, तो विषुवत रेखा नहीं है वो, बेसिकली डॉट डॉट बना हुआ है। 19N नॉर्थ में वो है। बेसिकली ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखने के लिए, कि अगर कहीं शायद क्वेश्चन इस टाइप में भी यूपीएससी पूछ लेती है ना, कि एक बार बताओ चिल्का झील यहाँ पे है तो वो कितने ऊंचाई पे है, कितने लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पे है, अक्षांश देशांतर में है, ये सब पूछ लेता है ना, उसके लिए मैंने बताया है। ये 19N नॉर्थ में ये है आपका। आ जाइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले देखते हैं, यह झील भारत के उड़ीसा राज्य के, तो भाई ये तो हो ही चुका है, राज्य के पूर्वी तट में 1165 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उसके आगे यह झील उत्तर पूर्व में दया और भार्गवी घाटियों, ध्यान से सुनिएगा, दया और भार्गवी घाटियों की खेती वाले मैदान, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पुरी और गंजम जिलों, पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, पूर्वी घाट के जंगलों द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी द्वारा घिरा हुआ है। ये तो उसकी लोकेशन के विषय में बात हुई कि जो चिल्का झील है वो कहाँ से कैसे कैसे घिरी हुई है। पहली बात उन्होंने की, उत्तर पूर्व में दया और जो है भार्गवी की घाटियों द्वारा घिरी है। फिर उसके बाद उन्होंने खेतों के मैदानों की बात कर दी। उसके बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पुरी, और उसके बाद गंजम डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। फिर नीचे आ जाते हैं दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व के बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसके बाद ये कह रहा है कि लैगून को मुख्य रूप से लवणता और गहराई के आधार पर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: दक्षिण क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और बाहरी चैनल। ठीक, इसमें इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है यूपी स्क्वायर में, या हम कह सकते हैं स्टेट और यूपी पीसीएस के एग्जामों में। ठीक, आगे कह रहा है कि यह रामसर स्थल घोषित होने वाली पहली झील थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये टारगेट पूछना आ सकता है यहाँ से कि भारत में सबसे पहली उस झील का नाम बताइए जो रामसर स्थल घोषित हुई, तो वो कौन सी है? चिल्का झील है। उसके बाद कई लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड, दुर्लभ, खतरे वाली, थ्रेटेंड और भेद वर्नेबल प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पाई जाती हैं डुगोंग, ठीक, डुगोंग। उसके बाद जैसे इरावदी डॉल्फिन, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, डुगोंग पर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी पीसीएस और स्टेट एग्जामों में, और यूपीएससी में भी, जो अदर स्टेट एग्जाम होते हैं और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको ज़रूर देखिए आप, कुछ देखिए ना देखिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए भी,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे उतना लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, आगे ग्रीन समुद्री कछुआ यहाँ मिल जाता है आपको, स्पून बिल मिल जाता है, स्पून बिल यहाँ मिलता है। सब जीव जंतु ही हैं, ठीक। और ज़रूरी नहीं कि दुनिया के सारे जीव जंतु के विषय में आप जानते ही हो और आपने देखा ही हो, नहीं तो फिर दिमाग में आ रहा है ये तो नाम ही नहीं सुना है, कहाँ से आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आदमी अपने अंदर के सारे पुर्जे तो देख नहीं पाता। एक सिंपल सी बात है कि लोग दूसरे के विषय में बहुत जल्दी से बहुत विभिन्न प्रकार की बातें कह देते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अपने अंदर कौन झांक के देखता है? कभी देखा है किसी ने? नहीं। वो तो गंदा पढ़ा देते हैं, वो तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मेरे पापा ने मम्मी ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, किसी पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, दुनिया भर की बातें सबके लिए विषय कहेंगे, लेकिन अपने विषय में खुद नहीं कहेंगे मैंने आज तक जीवन में क्या उखाड़ा, कुछ नहीं उखाड़ा है, लेकिन फिर भी लोग को बदनाम करना है। ये गंदा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं इससे मतलब नहीं है। अगर इससे मतलब भी है तो इतना गंदा होगा कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं खड़े होकर पढ़ा दूँ। सच्चाई है, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ कि जिनको ये कभी लगता है कि खड़ा होकर मैं पढ़ा दूँ, कैमरे का सामने आप कर लें वही बहुत बड़ी बात है। कैमरा के सामने खड़े होकर के पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात होती है। छोड़ के भाग जाएंगे, पढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस और फिर एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये लेक्चर इसलिए देने लगा कि प्लीज़, बहुत लोग इस दिमाग में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, तो वो सब हटा करके सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करिए और इसी से जीवन बनना है और कुछ नहीं हो सकता किसी में। नहीं तो उसमें क्या है, फिर आगे तो आना ही है। फिर आज हम खड़े हैं, कल आप खड़े होंगे यहाँ पे। आगे ब्लैक बक और फिर फिशिंग कैट है, ठीक। आगे देख लीजिए, इसमें है भीतर कनिका। क्या है भीतर कनिका? याद रखिएगा, जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश मिल जाता है, सोना चांदी च्यवनप्राश कहते भी हो आप, या सोना कहते हो बहुत महंगा है, ये सब सोना है। यहाँ से क्वेश्चन आउट है, 100% आना ही आना है। वो किसी भी एग्जाम में, वो किसी भी रूप में आ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे लेते हैं इसको। और आपको अच्छा ही लेना पड़ेगा, आपको देखना ही है, कैसे भी करके आप देखें। आप चाहे समय हो आपके पास, चाहे न हो, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कोई भी काम शौक बस आदमी नहीं करता, सब काम मजबूरियां ही करवाती हैं। कोई बचपन से, अगर मान लीजिए कोई वैगर है, ठीक, बेरोजगार है कोई, सपोज दैट, या फिर कोई देखते हैं आप अक्सर सिग्नल से निकलते होते हैं, मतलब कहीं पर जा रहे हो रेलवे से या फिर सिग्नल के बगल में खड़े हो, तो देखे बहुत लोग भीख मांग रहे होते हैं। तो क्या बचपन से उनको आदत पड़ी हुई है इन चीज़ों की? नहीं, वो स्थितियाँ सब करवा देती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ठीक, कुछ भी हो जाए इसको मत छोड़िए। सब कुछ छोड़ सकते हैं आप, खाना छोड़ दीजिए एक टाइम, इसको नहीं। भीतरकनिका मैंग्रो वन की बात करें तो भीतरकनिका मैंग्रो भारत की उड़ीसा राज्य में, जब बात ही उड़ीसा की कर रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि उड़ीसा में ही है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ पर अब फिर से आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा बना के दे दिया है, ठीक। आगे देख लीजिए, इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। भीतरकनिका में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो इंडो मलयन मैंग्रोव समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है। या भीतरकनिका मैंग्रोव दो नदियों ब्रह्मणी और वैतरणी, अगर आपको ब्रह्मणी और वैतरणी के विषय में याद है तो 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, यूपीएससी का, उसमें सीधा पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे पेयर बनाए हैं यूपीएससी ने कि बताइए कि ये 4 नदियों का उद्गम, इनमें से कौन सी नदियों का उद्गम पूर्वी तट से है? तो पूर्व तट से है, तो मतलब ये था कि ब्रह्मणी और वैतरणी के ऑप्शन में नीचे दे रखा था। किसी को भी पता होता ब्रह्मणी कहाँ से निकलती है, वैतरणी कहाँ से निकलती है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाता। छोटी छोटी नॉलेज यूपीएससी मांगती है, या स्टेट एग्जाम तो फैक्चुअल ही होता है, वो तो छोटी नॉलेज ले ही रही है आपसे, लेकिन प्री निकालना सबसे आसान, प्री निकालना सबसे कठिन है, इसलिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और पढ़ते हैं, वास्तविकता तो ये है कि उनसे काम नहीं बनेगा, कुछ न कुछ आप मिस कर ही देंगे, आपको मिलेगा ही नहीं कंप्लीट कहीं पर कंटेंट, आपको उनको बनाना पड़ेगा। और आप तभी बना सकते हैं, जैसे ब्रह्मणी वैतरणी पढ़ लिया और आगे के 2 ऑप्शन नहीं पता थे, अगर आपने ब्रह्मणी काट दिया या वैतरणी काट दिया, आपको नॉलेज होती कि कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी तट से कि पूर्वी तट में, थोड़ा सा बस इन्हीं 2 के विषय में, तो आप सोचिए ये तो 2 बुक में हैं, बाकी 2 नहीं होंगी, तब भी चल जाएगा काम।
तो भैया ये ध्यान रखो, छोटी छोटी नॉलेज ही पास करवा सकती है। बहुत ब्रिलियंट बन के टहल रहे हो, पूरी पीएचडी कर डाल रही है, मतलब पूरी पीएचडी करके बैठ गए हैं या कर डाली है आपने, कोई फायदा नहीं उसका। ये समझ लो फायदा इसी से होने वाला है। तो आगे, या भीतरकनिका में मैग्रो दो नदियों ब्रह्मणी और वैतरणी के डेल्टा क्षेत्र में 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब आगे, यहां ज्वार नदियों क्रीक से लेकर नदी द्वीपों रिवराइन्स आइसलैंड और अंतर ज्वारीय क्षेत्र इंटरटाइडल जोन्स तक के विभिन्न प्रकार की वेटलैंड्स निवास को देखने को मिलता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं भीतरकनिका मैग्रो के अंतर्गत अगर हम बात करें क्या पाया जाता है, तो उसमें देख लेते हैं गहिरमाथा समुद्री तट, जैसा कि मैंने बता रखा है, फिर से बता दे रहा हूं बार बार, इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, आना ही है। इस आप कुछ भी मत देखिए, चलेगा, ये जरूर देखिए, इसको जरूर शेयर करिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, एक एक पॉइंट जब तक खत्म ना हो जाए, जब मैं खुद बोल दूं कि भैया अब इंपॉर्टेंट, अब यहां पर ये चीजें आपकी एंड हुई हैं, और आप मतलब कहने का मतलब ये है कि ये, जैसे मैंने पूरा उड़ीसा पढ़ा, इसके बाद हो सकता है महाराष्ट्र पढ़ूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगा आंध्र प्रदेश पढ़ूंगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन कौन रामसर स्थल हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई अब अगर तमिलनाडु में नामसाल स्थल है तो कौन कौन है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जब तक ये राज्यों के नाम इंड नहीं हो जाते तब तक ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख करके इसको देखिए, देखना ही होगा, चाहे हो तो और ना चाहो तो आगे देखते हैं। गहिरमाथा समुद्री तट की बात करें तो जो भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भी भीतर, देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, रामसर स्थल भी है। ठीक है, आगे पूर्व की सीमा बनाता है। दुनिया में ओलिवे रेडल कछुआ का सबसे बड़ा नेस्टिंग मतलब होता है अंडे देना। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहां ऐसा स्थान है जहां पर आकर के कछुए ये जो होते हैं आपके, वो भी कौन से, ओलिव रेडल कछुए जो होते हैं वो यहाँ पर नेस्टिंग मतलब मास नेस्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे देते हैं। वो वही स्थान के विषय में यहाँ बोल रहा है। अब हम इनके विषय में, इन कछुओं के विषय में जान लेते हैं। ओलिव रेडिले जो आपके ये रेडिले जो ये कछुए की प्रजाति है, इसके विषय में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ये समुद्री कछुओं को प्रशांत ओलिव रेडिल कछुए के नाम से भी जाना जाता है। और ये कह रहा है यह मुख्य रूप से प्रशांत हिंद और अटलांटिक महासागरों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हिंद में ही नहीं मिलते, प्रशांत सागर में भी मिलते हैं, और उसके बाद फिर अटलांटिक सागर में भी मिलते हैं। उसके बाद कह रहा है ये बेसिकली गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्य आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और गर्म जल की बात कर रहे हैं, मैंने बताया था समुद्र में दो प्रकार की धाराएं होती हैं आपकी। दो प्रकार की धाराओं में गर्म जल धारा, एक ठंडी जल धारा। गर्म जल धारा याद रखिएगा वो हमेशा कहां से कहां जाएगी, विषुवत रेखा से ऊपर जाती है, और ठंडी जल धारा हमेशा ऊपर से ध्रुव के क्षेत्र से नीचे की ओर आती है। या आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा देख सकते हैं, पढ़ा रखा है मैंने, मैपिंग में भी पढ़ा रखा है, तो देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, प्रशांत हिंद अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्य आकार की प्रजाति है, यह मांसाहारी होते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है अति संवेदनशील वनरेबल प्रजातियों की, और इस श्रेणी में इसको वनरेबल रखा गया है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठा करके देख लीजिए, यूपीएससी का पेपर, स्टेट एग्जामों का पेपर उठा के देख लीजिए, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में रखा गया है। फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो फिर से इसको देख लीजिए। आगे कह रहा है कि ये जो कछुए होते हैं ये हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं, और फिर अंडों से निकले बच्चे समुद्र मार्ग से फिर वापस हो जाते हैं।
हजारों किलोमीटर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। उल्लेखनीय है कि लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं जहां पे इनका जन्म हुआ था, मतलब कि भीतर कनिका में। ठीक है, आगे कह रहे हैं, दरअसल अपनी यात्रा के दौरान भारत में गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा समुद्री तटों से गुजरते हैं, लेकिन प्रजनन करने और घर बनाने में के लिए ये उड़ीसा समुद्र के समुद्री तटों के बीच ये रेतों में आकर के अपना प्रजनन करते हैं। जैसे कि पहले बताया था, मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, रेड लिस्ट के अनुसार ये लुप्तप्राय प्रजाति हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में भीतरकनिका में लुप्तप्राय इंडेंजर्ड खारे पानी के मगरमच्छ उच्चतम घनत्व में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में समुद्री डॉल्फिन की 5 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली आम प्रजाति इंडो पैसिफिक हैम्बैक डॉल्फिन है। तो इस डॉल्फिन का नाम याद रख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट डॉल्फिन बताई है उन्होंने। केरल में रामसर स्थल की हम बात कर रहे हैं, तो केरल में कौन कौन से रामसर स्थल पाए जाते हैं? मेरा मानना यह है कि एक राज्य के विषय में एक ही वीडियो में बताया जाए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो मेरे ख्याल से वो उसको जो है 2 कर देंगे, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक वीडियो में बताकर जल्दी से ख़त्म कर दिया है। आपको देखने में मज़ा आए, सुनने में मज़ा आए, हमें बताने में मज़ा आए। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, केरल में रामसर स्थल कौन कौन से हैं ये केवल देख लीजिए। अष्टमुडी वेटलैंड, संस्थम कोट्टा झील, वेबनाड कोल वेटलैंड। उसके बाद देखते हैं कोई है क्या। हाँ, केरल में रामसर, हाँ वेबनाड कोल वेटलैंड के विषय में और गहराई से भी यहाँ बताया गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए गहराई से ही बताया जा रहा है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक लेक्चर 10 से 12 मिनट का बनाते हैं और उसमें ही इसको हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे, आपको भी आसानी होगी पढ़ने में और देखने में भी आसानी होगी। क्या है, फिर इंटरेस्ट भी आता है आपको देखने में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।